स्टारडम वो होता है कि आप 2 साल भी काम ना करो। शाहरुख खान का स्टारडम है कि 5 साल बाद भी वापस जब आ रहे हैं पठान लेके, तो जब लोग जा रहे हैं उनको पैसे देके देखने के लिए, स्टारडम वो होता है। दिल्ली से मेरठ गया था वीकेंड पे अपने कॉलेज का जब ऑफ था, और मैं सो रहा था और मेरी मम्मी मेरे पास बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे उठाया आराम से और बोला कि तेरे पापा ने ना तेरे फोन के अंदर वीडियोस देख ली हैं कुछ, क्या कर रहा है तू? मेरी एकदम से नींद खुली और मैंने देखा पापा कहाँ हैं। पापा ऐसा कुछ लेफ्ट में बैठे हुए थे और एकदम शांत और एकदम पूरा अपना जो जिंदगी थी ऐसे मेरे फ्लैशबैक आ गया था आंखों के आगे कि मैंने क्यों किया, क्या किया, मेरा दिमाग में क्या था, क्या इंस्पिरेशन थी, चीज़ें थी। और उस टाइम पे मतलब मैं बहुत आइडलाइज करता था सुशांत सिंह राजपूत को। मैंने उनका एग्जाम्पल दिया, बिहार का लड़का है, दिल्ली से आके इसने इंजीनियरिंग की, उसके बाद ये मुंबई चला गया और आज देखो फिल्मों में। मेरे फादर ने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने मेरी बात समझी। लकी गाय की ये इंटीग्रेशन एक्चुअली अभी हम ब्रांड इंटीग्रेशन कर करके ना यूट्यूब में सीख गए हैं कि ऑर्गेनिकली कैसे इंटीग्रेट करनी है। जब कोई पूछता है ना कि यार कितना टाइम लगा ये शो लिखने में, तो एक्चुअली पूरा साल लगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, शूट पे भी ऐसा बहुत बारी हुआ है कि उधर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमरास लगे हैं, लाइट लगे हुए हैं, सब रेडी हैं और मैं एक साइड में लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ और बोल रहा हूँ बस 5 मिनट और मैं डायलॉग लिख रहा हूँ। यार यूट्यूब ने सब कुछ दिया है यार, यूट्यूब को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बंदे का था कि भाई मैं आपको 3 साल पहले से देख रहा हूँ, 3 साल मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, पर आपने शायद यूट्यूब छोड़ दिया है, तो बांग्लादेश में मेरी एक किताब की मतलब बुक स्टॉल है, वहाँ मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है, 7,000 रुपये मैं आपको दूंगा, रहना खाना फ्री। आप देखिए, कंसिडर करिए इस ऑफर को। अगर कोई भी कंटेंट बनाना चाहते तो मैं उसको बोलूंगा कि यार हवा में तीर मत चलाना, रिसर्च जरूर करना। मैंने बहुत रिसर्च की थी बैठ के, ताकि मुझे ये साफ हो जाए कि भाई जिस पानी में मैं कूदने जा रहा हूँ वो कितना गहरा है। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालरा और मेरे साथ आज स्वैगर शर्मा नहीं बल्कि द लकी गाय है। हाय, हाउ आर यू डूइंग शिवम? हाय तनाक्षी, आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। और आज आपके साथ यहाँ पे बैठे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। लगना भी चाहिए क्योंकि आज आप हमारे ऑफिस आए हो, तो मुझे जरा ये बताओ कि ये वो इंजीनियर क्यों है जिसे गूगल में जॉब नहीं मिली थी? उतना काबिल नहीं था उस टाइम पे जितना काबिल होना चाहिए गूगल के अंदर जॉब करने के लिए। मतलब गूगल भी यार सबको जॉब नहीं देता, कितने मतलब लाखों इंजीनियर्स घूम रहे हैं, सबका सपना होता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ऐसी कंपनीज में काम करने का। हमारा भी था उस टाइम पे कि गूगल के अंदर काम करेंगे, पर नहीं बन पाई बात। फिर हमने दूसरा एक रास्ता लिया। तो लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की? हाँ, वो तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चों के पास यार ड्रॉप आउट करने का कूल ऑप्शन होता नहीं है। उनके पास वो होता है कि आप कर लो भले ही जो भी करना है आपको, लेकिन जो कन्वेंशनल तरीका है यू नो कंप्लीट योर डिग्री, गेट अ गुड जॉब, वो तो आपको करना ही है। तो वैसा वाला है। जॉब भी किया मैंने, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, 3-4 महीने। और इंजीनियरिंग घर वालों के कहने पर की थी या फिर अपनी मर्जी से की थी? यार उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअली माहौल ऐसा बना कि वो नैरो डाउन हो गया एक ही ऑप्शन पे आके। कि या तो आप बायो पढ़ लो और नीट के लिए प्रिपेयर कर लो, या तो आप मैथ्स पढ़ लो और आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर लो। तो बायो ज्यादा टफ लगी मैथ्स से, तो वो नैरो डाउन हो गया। किसी ने कभी बोला ही नहीं कि यार, या कभी कोई वाला माहौल बना ही नहीं कि आप थिएटर कर लो, या फिर आप जैसे आपने मास मीडिया किया तो आप वो ट्राई कर लो, या फिर आप एलएलबी के लिए ट्राई कर लो। कभी और कोई ऑप्शन था ही नहीं। जिस जगह पे मैं था, जो माहौल था, तो बच्चे बटे हुए थे पीसीएम और पीसीबी में, साइंस के अंदर। पीसीएम का कोई भी बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन के अलावा कुछ और नहीं कर रहा था, या तो फिर वो फेल हो रहा था, तो उससे कोई कुछ कह ही नहीं रहा था करने के लिए। उसका था तो बस पास हो जाओ, तो वैसा था। अच्छा, ये स्वैगर शर्मा बनने की कहानी पर आज थोड़ी सी बात जरूर करना चाहती हूँ। सो ऐसा था कि बचपन से ही थोड़ा सा शौक था मिमिक्री करने का या एक्टिंग करने का, या घर में किसी न किसी ओकेजन पे करके दिखाते थे और बाद में हो गया? तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग का तो था। जैसे बचपन में आप कहानियां सुनाते हो ना, तो वो तो था। पर कहते हैं ना कि जब आप एक छोटे शहर में, जैसे मैं मेरठ से हूँ और डैड मेरे आर्मी में थे, तो बहुत जगहों पे पोस्टिंग हुई। जब भी हुई पोस्टिंग छोटे शहरों में हुई, झांसी, पटियाला। तो बड़ा मिडिल क्लास और छोटे शहर में क्या होता है ना, आप ये बातें किसी को बोल नहीं सकते जाके कि यार फिल्में बनानी है कभी। वो आप खुद को भी नहीं बोल सकते, दूसरों को छोड़ो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब वैसा वाला है कि आपको एस्ट्रोनॉट बन के चांद पे जाना है, उतना ही मुश्किल है। तो कोई रास्ता नहीं था। पर वही थैंक्स टू दिस यूट्यूब थिंग दैट हैपेंड, ये पूरा इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आया,
यूट्यूब और सोशल मीडिया जिस पे लोगों ने मतलब क्रिएटर्स को अनेबल कर दिया इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने कि आप खुद से घर से बना सकते हो। तब फिर जब हमने देखा करते हुए लोगों को, जब जब हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, तब फिर थोड़ा सा लगा कि यार हम भी ट्राई कर सकते हैं। और वाइल डूइंग दैट ये समझ आया कि अच्छा यार ये तो बचपन से था, पर क्योंकि कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला और कभी किसी ने इस चीज को वो नहीं किया, बूस्ट नहीं किया, आपको थोड़ा पुश नहीं किया, तो कभी गए नहीं उस तरफ। तो और एक परसेप्शन होता है, और बेसिक परसेप्शन है हम सबका रहता है कि आर्मी किड है तो बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही क्लियर क्या चाहिए लाइफ में, क्योंकि घर का माहौल ऐसा बना रहता है। करेक्ट। और अगर कोई आर्मी किड है और वो यूट्यूबर बन जाए तो पहला रिएक्शन घर वालों का क्या होता है? तो डिपेंड करता है कि तो आर्मी में भी ना, जैसे मैंने देखा है जितने भी अंकल थे या पापा के जितने भी फ्रेंड्स थे, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत काम तरीके से बात करते हैं, और दूसरे जो सीधा मारपीट में विश्वास रखते हैं। तो मेरे पापा मारपीट में विश्वास रखने वालों में से थे। तो उन्होंने मतलब हमेशा से हमें बहुत मतलब बचपन से बहुत मजबूत बनाया है कि कहीं पे थोड़ी मारपीट हो जाए तो हम झेल सके, क्योंकि घर पे इतना पिट रहे हैं। तो मेरे को घर पे बताने का तो कभी आया ही नहीं अंदर से कि मैं बता सकूं। तो मैंने जब शुरू किया था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इसको इतना आगे तक लेके आ पाऊंगा। वो एक कह लो कि आप हवा में तीर चलाते हो ना, वैसा वाला था। तो मैंने कहा जब कुछ हो जाएगा तब बताएंगे ना, अभी ढिंडोरा पीटने का क्या फायदा, मैं अभी बता दूं घर पे जाके, अभी सारी बातें कर लूं, हो कुछ होना इसमें। तो मैंने बताया नहीं था। तो मेरे घर पे भी पता बड़ा एक्सीडेंटली चला था कि मैं दिल्ली से मेरठ गया था वीकेंड पे अपने कॉलेज का जब ऑफ था, और मैं सो रहा था और मेरी मम्मी मेरे पास बैठी हुई थी, और उन्होंने मुझे उठाया आराम से और बोला कि तेरे पापा ने ना तेरे फ़ोन के अंदर वीडियोस देख ली हैं, कुछ क्या कर रहा है तू। मेरी एकदम से नींद खुली और मैंने देखा पापा कहाँ हैं। पापा ऐसा कुछ लेफ्ट में बैठे हुए थे और एकदम शांत, और वो जो एक एनर्जी आ रही होती है ना आपको अपने पापा से कि भाई अब पिटाई होगी, अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब हाथापाई होगी, और वो एक तरफा होगी, बस आपको पिटना है, उनको पीटना है। तो पहले तो मैंने थोड़ा एक सेफ डिस्टेंस बनाया उनसे, और फिर मैंने पूरा तैयार किया जो 2-4 मिनट मुझे बीच में मिले कि इससे पहले वो कुछ बोल पाए मैं कुछ बोल पाऊं। मैंने एकदम पूरा अपना जो जिंदगी थी ऐसे मेरे फ्लैशबैक आ गया था आंखों के आगे कि मैंने क्यों किया, क्या किया, मेरा दिमाग में क्या था, क्या इंस्पिरेशन थी, चीजें थी, मैंने पूरा एक बना लिया। और जैसे ही उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की मुझे, मैंने वैसे ही उनको एकदम से सारी चीजें से उल्टी कर दी उनके आगे कि देखो ऐसे करके है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ऐसे करके मुंबई में प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कर रहे हैं, यूट्यूब पे बना के वो डालते हैं। और उस टाइम पे मतलब मैं बहुत आइडलाइज करता था सुशांत सिंह राजपूत को। तो वो भी इंजीनियर थे, ऑल इंडिया रैंक 7 थी उनकी उस पेपर में, जिस पेपर में मेरी तो पता नहीं 30 या 40 हज़ार कुछ रैंक थी। तो वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, DTU से उन्होंने इंजीनियरिंग की। तो मैंने उनका एग्जाम्पल दिया उस टाइम पे कि देखो यार ये एक लड़का है यहीं से, बिहार का लड़का है, दिल्ली से आके इसने इंजीनियरिंग की, उसके बाद ये मुंबई चला गया और आज देखो फिल्मों में। तो मैंने पूरा उन्हें समझाया। अब मेरा लक कह लो इसमें, या आपकी पिच बहुत अच्छी थी। किस चीज की? इसी की, लकी गाय की। ये इंटीग्रेशन एक्चुअली अभी हम ब्रांड इंटीग्रेशन कर करके ना यूट्यूब में सीख गए हैं कि ऑर्गेनिकली कैसे इंटीग्रेट करनी है। पर हाँ, यहाँ पे मैं अपने आप को लकी 100% कहूंगा कि मैं लकी था उस टाइम पे कि मेरे फादर ने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने मेरी बात समझी, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, अपना जॉब लेना, सारी चीजें करना। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो इंडस्ट्री है, क्योंकि क्या होता है ना, घर वाले तो दूर से देखते हैं कि मुंबई जा रहे हैं लोग, स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि याद रखना बहुत सारे लोग करते हैं इसमें ट्राई, और 10-10 साल तक कुछ नहीं होता उनका, बहुत टाइम लगता है और कुछ नहीं होता। तो मेक श्योर कि तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम्हें कब इससे स्टेप बैक करना है तुम्हें पता हो, ऐसा ना हो कि तुम अपनी जिंदगी खपा दो इसके पीछे। पहली वीडियो की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? पहली वीडियो का आइडिया कैसे आएगी, क्या सोच के आया? पहली वीडियो मतलब बहुत ही रैंडम, जैसे अभी हम भी बात कर रहे थे, आपने बताया आपका भी बहुत रैंडम था जब पहली बार आपने कुछ शूट किया, तो मेरा भी उतना ही रैंडम था। मैं एक्चुअली उस टाइम पे जितने नए नए प्रोडक्शन हाउसेस थे, TVF, AIB, ये सब जो वीडियोस डालते थे, प्लस इसमें भी बहुत सारे इंजीनियर्स थे, तो वो भी बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है सबकी कि यार बंच ऑफ इंजीनियर्स केम टुगेदर और उन्होंने ऐसे करके एक पूरा प्रोडक्शन हाउस बनाया, और नए नए लोगों को लेके उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई जो अलग कंटेंट था, जो हम देख रहे थे कन्वेंशनल कंटेंट, उससे अलग कंटेंट था। तो वो सबके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि स्टार्ट उन्होंने किया था सबने। तो मैंने वो देखा और मुझे लगा कि यार नॉर्मल फोन से, मैं अपने दोस्तों के साथ, मुझे याद है मैं कुफरी गया था, शिमला के ऊपर एक जगह है, तो वहाँ पे बर्फ पड़ रही थी।
तो वहां पे मैंने एक ऐसा न्यूज रिपोर्टर का एक वो बनाया था, छोटा सा 50 सेकंड का एक क्लिप की, एक न्यूज रिपोर्टर है और वो ट्राई कर रहा है न्यूज बोलने का कि यहाँ पे बर्फ पड़ रही है और लोग अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं और बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा खुशनुमा माहौल है, और साइड से कुछ बच्चे उसके ऊपर बर्फ फेंक रहे हैं, उसको न्यूज रिपोर्टिंग करने नहीं दे रहे। तो वो एक बार मना करता है कि बेटा रहने दो, वो दूसरी बार मना, बेटा मत करो, देखो अंकल काम कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा था, मुझे याद भी नहीं अभी, और तीसरी बार में वो अपना आपा खो देता है वहां पे। तो तीसरी बार में वो उनको गाली देके उनके पीछे भागता है कि मैं तो मतलब न्यूज रिपोर्टिंग बाद में होगी, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। तो ऐसा कुछ 50 सेकंड का एक बहुत छोटा सा क्लिप था जो मैंने ऐसे रैंडमली अपने एक दोस्त को फोन पकड़ा दिया कि तू रिकॉर्ड कर ले और तू एक उधर से खड़े होके ना बस ऐसे बीच बीच में बर्फ मारते रहियो मेरे ऊपर। अच्छा। वो एक टेक में अब जो भी आया जैसा भी आया वो हमने क्लिप शूट किया, हम वापस आ गए, मैं भूल गया उसको उठा के मैंने ऐसे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया। व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाया था नहीं, मैंने एक्चुअली भेजा था ग्रुप पे 2-4 लोगों को, क्या देख मैंने ऐसे वीडियो बनाया, कैसा लग रहा है। तो पता नहीं अब वो मेरे दोस्तों ने मेरे मजे लिए या क्या किया, पर उन्होंने कहा अरे यार तो अच्छी एक्टिंग करता है यार, अच्छा कर रहा है तू, तो बड़ा फनी है तो उन्होंने मुझे ऐसे बूस्ट कर दिया और मैं भी मतलब शेख चिल्ली की तरह कि अच्छा। मैंने फिर उसको उठा के फेसबुक पे डाला, यूट्यूब पे डाला, उस पर व्यूज नहीं आए कुछ खास। मैं दोस्तों को बोला, मैंने कहा यार लोग तो देख नहीं रहे इसको। तो फिर उन्होंने कहा अरे टाइम लगता है यार, तू बनाते रहे। तो ऐसे उन्होंने शायद मजे लेने के लिए बोला था, पर मैंने बड़ा सीरियसली ले लिया उस चीज को। फिर मैंने बैठ के रिसर्च की पूरी कि यार कौन लोग हैं जो दुनिया में अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, कॉमेडी में कौन लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस कौन है जिन्होंने अच्छा किया है, एसएनएल क्या है, की एन पील क्या है, जितना भी अच्छा कंटेंट इंटरनेट पे था, कॉलेज ह्यूमर एक करके आता था पहले बहुत अच्छा, सब मैंने बैठ के देखा। मतलब मैं लिटरली अगर कोई भी कंटेंट बनाना चाहता तो मैं उसको बोलूंगा कि यार हवा में तीर मत चलाना, रिसर्च जरूर करना। मैंने बहुत रिसर्च की थी बैठ के, मैंने सबको देखा बैठ के 3-4 महीने मैंने, मतलब मेरी एक पूरी डायरी हुआ करती थी, उसमें मैंने सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, लिस्टिकल्स नहीं बनाए कि टाइप ऑफ पीपल, ये सब मैंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये ग्रो नहीं कर पाएंगे इससे। ग्रो आप स्टोरी लाइन से ही कर सकते हो, एक कहानी से ही। वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब लिस्टिकल आप करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस टाइम के लिए अच्छा था, आज नहीं चल रहा। कहानियां तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है, हमेशा चलेंगी, किसी भी फॉर्मेट में चले, चाहे वो 1 घंटे हो या 1 मिनट हो, कहानी हमेशा चलेगी। और एक वो शुरुआत की पहली वीडियो की, वो कौन से साल में की थी फर्स्ट वीडियो आपने? 2017 ना। और आज आपका एक शो आ रहा है जिसका नाम है लकी गाय। तो अच्छा, आपने बोला स्टार्टिंग में मुझे कि जैसे जितने लकी सब है उतने ही लकी हम हैं, लेकिन जैसे अब आपने बोला कि एक और चीज आपने जब अभी किस्सा बताया अपने फादर वाला, तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं वहां लकी हो। इसके अलावा कोई और मोमेंट रहा है जहां आपको लगा कि यार ये चीज तो मेरे फेवर में कभी जा ही नहीं सकती, लेकिन वो गई और आप हैरान हो गए ये कैसे हो गया? जैसे अगर हम अक्षय कुमार की लैंग्वेज उड़े तो वो कहते हैं मेरा कल। तो कुछ ऐसा कभी हुआ है? हाँ यार, एक्चुअली मतलब देखो, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको मिनिमम लक तो चाहिए ही होता है। मिनिमम लक के बिना आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप मेहनत सब करते हैं। मैं कितने सारे लोगों से मिलता हूँ जो मतलब मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मुझसे कम मेहनत करते हैं, लेकिन आपका एक मिनिमम लक ना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है मेरी पूरी जर्नी में वो एक मिनिमम लक तो रहा ही है यार, क्योंकि आप खुद सोचो 2017 में मैंने शुरू किया, आई थिंक मैं 3rd ईयर में था, 2018 में पास आउट हुआ, मैं 3rd ईयर में था 2017 में। अगर उस टाइम पे ये इंटरनेट का रेवोल्यूशन ना आया होता, ये यूट्यूब ऐसे इनेबल ना कर रहा होता क्रिएटर्स को, या सोशल मीडिया से इनेबल ना कर रहा होता कि आप अपने घर में बैठ के वीडियोस बना सकते हो। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे 3rd ईयर में व्हेन आई हैड टाइम टू एक्सप्लोर, ये चीज आ गई और मैंने एक्सप्लोर कर लिया। और ये भी लकी था कि शुरुआत में भी कुछ चीजें चल गई। 4-5 साल में करता और कुछ नहीं होता तो शायद मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। और मैं बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे 5 साल हो गए, मेरे वीडियोस नहीं चल रहे, पर मैं अभी भी ना लगा हुआ हूं। और मैं कहता हूं ये सही नहीं है, आपको अपना एक मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए और फिर आप लगे रहो, ये आपका साइड हसल होना चाहिए। आप 5 साल से इसी में लगे हुए हो और कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ तो गलत कर रहे हो, या हो सकता है आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि आपके लिए नहीं है अभी, या आपकी स्किल अभी उतनी पॉलिश नहीं है। तो वो जुनून भी कभी कभी ना बेवकूफी हो जाता है। ये जो अब आपका शो आ रहा है Amazon मिनी टीवी पर, तो इसकी जो स्टोरी है, तो क्या ये आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं? नहीं यार, ये फिक्शनल ही है। मतलब मैं बस हमेशा ये सोचता था कि यार कोई इंसान अगर ऐसा हो जिसके पास लक फेवर करता उसको बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं लाइफ में, आपने भी देखे होंगे कि यार जिसको कहते यार ये बहुत लकी है, ये जिस जगह वो करता है ना, पैसे इन्वेस्ट करता है, इसकी चीज सही चीज हो जाती है, या इसके लिए कभी भी लक इसका साथ नहीं छोड़ता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप ना हमेशा उनको एक एनवी उससे देखते हो कि यार मेरा ही लक खराब है, तो ऐसा होता है।
तो मुझे लगा कि यार ऐसा कोई एक इंसान जिसके पास एक्चुअली ये मतलब लिखित तौर पे हो कि ये एक्चुअली लकी है, ये कोई फ्लूक नहीं है, लकी है, उसकी लाइफ कैसी होगी और वो कैसे लाइफ को जिएगा, और फिर वो इंसान कैसा बनेगा, मतलब उसे हार्डवर्क की वैल्यू पता होगी कि नहीं पता होगी, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ लक वो कर रहा है। और अगर एक टाइम के बाद कहानी में उसके पास से वो लक चला जाए तो वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो ये कहानी उसके बारे में थी और यही एक जर्म था इस कहानी का, जो पिछले साल आई थिंक जनवरी में आइडिया आया था मेरे दिमाग में। आया तो और भी पहले था, पर जनवरी में ये आइडिया था मेरे दिमाग में। फिर धीरे धीरे इसका स्क्रीन प्ले जब लिखना चालू किया, थोड़ा एक स्ट्रक्चर करना चालू किया, तो देखा कि यार जून जुलाई आ गया, और भी काम हम कर रहे थे। फिर सितंबर से हमने फुल पावर इसको पूरा टाइम देके लिखना चालू किया और दिसंबर में हमने इसको शूट किया। तो इतना, जब कोई पूछता है ना कि यार कितना टाइम लगा ये शो लिखने में, तो एक्चुअली पूरा साल लगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, शूट पे भी ऐसा बहुत बारी हुआ है कि उधर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमरास लगे हैं, लाइट लगे हुए हैं, सब रेडी हैं, और मैं एक साइड में लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ और बोल रहा हूँ बस 5 मिनट, और मैं डायलॉग लिख रहा हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो मतलब ऐसा कोई ये बहुत हउए वाली बात नहीं है, पर मैं बस वो प्रोसेस बता रहा हूँ कि वो इतना अमेजिंग प्रोसेस है, आप एंड टाइम तक भी लिखते रहते हो। अच्छा, आपको लोग एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर जानते हैं स्वैगर, सो लेकिन एक शिकायत लोगों की बहुत ज्यादा है इस टाइम, जो मैं आज एड्रेस जरूर करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके ट्रेलर पर ही कमेंट्स करके ये बात बोली है कि आपने स्टार्टिंग तो यूट्यूब से की, लेकिन अब आप यूट्यूब पर कंटेंट नहीं डालते हो। आपने इसका ट्रेलर डाला आज आपकी यूट्यूब पर, लेकिन अब आपकी नॉर्मल वीडियोस जो रेगुलर में पहले आया करती थी वो नहीं आती, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका जवाब देता हूँ मैं। एक्चुअली यार इसका ना बहुत ही सिंपल सा साइकोलॉजिकल एक मेरा वो है, जो मेरे दिमाग में चीज़ें चलती हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनानी शुरू की, मैंने सोचा कि यार मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे ना जब, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड। जब मेरे 1 मिलियन हो गए ना, तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि मेरे 1 मिलियन हो गए। मेरा वैसा वाला था कि अरे वो तो हो गए, लेकिन मेरी जो अगली वेब सीरीज है ना उसका शूट है अभी थोड़े दिन में, तो मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाया। उसके बाद जब मैंने कहा कि यार जब मेरे 5 मिलियन हो जाएंगे ना, तब मैं सोचूंगा कि मैंने कुछ किया है। 5 मिलियन हो गए, फिर मैंने सोचा जब मेरी एक वीडियो पे ना एवरेज 1 करोड़ लोग जब मेरी एक वीडियो देखने लगेंगे ना, 10 मिलियन, तब मुझे लगेगा कि यार मैंने कुछ फोड़ा है और मैंने कुछ किया है। वो भी हो गया। तो मुझे ये समझ आया कि यार ये ना एक्चुअली एक क्वैगमायर है, मतलब ये बिल्कुल एक चक्रव्यूह जैसा है, आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते कभी भी, आप इसी में रहोगे। तो आपको टाइम टू टाइम कॉन्शियसली गियर शिफ्ट करना है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। वरना आप सोचो ना, मैंने एक वेब सीरीज बनाई लॉकडाउन विद माय क्रश, उसके चार पार्ट पहले आए एक सीजन में, फिर दूसरे सीजन में 4 पार्ट आए। हमारा एवरेज सेट हो गया 12 मिलियन 15 मिलियन 12 मिलियन 15 मिलियन। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई मेड फॉर ईच अदर। वो मुझे पता है वो मेरा एक अबव एवरेज काम है, मतलब वो मेरा बेस्ट काम नहीं है, वो मुझे पता है। वाइल राइटिंग भी मुझे पता था। वो मैंने एक्चुअली उस टाइम पे भी लॉकडाउन का दोबारा एक सिनेरियो बन रहा था जनवरी में उस टाइम पे, तो उसके लिए मैंने बनाया था कि घर के अंदर हो जाएगी कहानी। पर फिर लॉकडाउन खुल गया तो मैंने उसको और अच्छे से शूट किया, सारी चीजें की। मैं आज बोल रहा हूँ, मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि अपने कंटेंट को ऐसे बोलना सही नहीं है। आप मतलब लोगों के दिमाग में डाल रहे हो कि यार वो एवरेज और अबव एवरेज काम है। लोगों के लिए तो मतलब उसके ऊपर कुछ 1.5 लाख कॉमेंट हैं और मतलब बहुत उसको अप्रिशिएट किया है लोगों ने, पर मुझे पता है कि वो एक अबव एवरेज काम है मेरा। उसके ऊपर 16 मिलियन व्यूज हैं, उसको लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे समझ आ गया कि यार ये ना मैंने क्रैक कर लिया है कि मैं 1 घंटे की एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, उसके अंदर ये स्टार्ट होगा, ये मिड होगा, लास्ट में मैं ऐसा एक प्लॉट ट्विस्ट सोचूंगा जिसमें लोग फ्लिप कर जाएंगे एकदम देखते ही, और लोग ऐसे हो जाएंगे अरे भाई क्या बना दिया, और लोग कमेंट डाल देंगे कि भाई मास्टरपीस, सारी चीजें डाल देंगे लोग। तो मुझे ऐसा लगा कि यार फक, मैं तो एक पैटर्न में वो हो गया यार, मैं तो एक पैटर्न में बंध गया हूं। अब मैं अगली बनाऊंगा और उस पर थोड़े कम व्यूज आ गए तो मैं परेशान हो जाऊंगा, और मैं फिर शायद यही पैटर्न दोबारा फॉलो करने लगूं। तो मैंने सबसे पहले पैटर्न ब्रेक किया। मैंने उसके जस्ट बाद एक वीडियो बनाई SOS करके, सेल्फ ऑब्सेस्ड स्वैगर। एकदम ही अनकन्वेंशनल, एकदम ही मतलब वो मतलब क्या था, एकदम बिजार चीज कि एक जैसे हम यूट्यूबर, मतलब आप एक यूट्यूबर का जैसे इंटरव्यू ले रहे हो, इस सेटअप के ऊपर मैंने पूरा वो एक स्केच बनाया, स्केच कह लो, शॉर्ट फिल्म कह लो, कुछ भी कह लो, और वहां पे मैंने कुछ और ही एक्सप्लोर किया है। वो भी लोगों को पसंद आया, तो मुझे लगा ठीक है चलो सही है, मैं जो बना रहा हूं, मैं कुछ भी बनाऊंगा तो अगर मैं तरीके से बना रहा हूं तो लोगों को पसंद आ रहा है। फिर मैंने कहा कि ठीक है यार, अब मुझे ना एक वेब शो बनाना है, बहुत हो गया। क्योंकि जो मोटिवेशन है ना वो कंटेंट है यार, वो ना ही पैसा है और ना ही वो नंबर्स है, वो सब जरूरी है कंटेंट बनाने के लिए, इसलिए वो जरूरी है। मोटिवेशन मेरा कंटेंट ही है। तो मैंने कहा यार अब मैं ना एक ब्रेक लेता हूं, मैं बनाता हूं एक वेब शो,
पर हाँ, ये एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था कि यार मैं उस जाल में तो नहीं फंसना चाहता कि आपने एक वीडियो बनाई, 10 मिलियन व्यूज आए, 15 मिलियन व्यूज आए, अब अगली देखो 16 आए, अगली देखो 20 आए। आप कंटेंट में ग्रो नहीं कर रहे, बस आप व्यूज में ग्रो करे जा रहे हो, वो एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएंगे। आप अगर आज एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हो और कल को आपका एम है मिर्जापुर या फिर सेक्रेट गेम्स या फिर कोई ऐसा एक शो बनाने का, तो आप गियर तो चेंज करो, आप आगे तो बढ़ो। आप यही बनाते रहोगे, इसी के लालच में पड़े रहोगे कि यार अच्छा ब्रांड आ जाए, रेगुलर मेरा नाम लोग सुनते रहें और मैं फॉलोइंग बढ़ते रहे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, फिर तो आप थोड़े दिन में सैचुरेट हो जाओगे। मतलब वो आपका फिर 1 आधा 2 साल की बात है, फिर आप शो तो नहीं बना सकते। शो तो ऐसे ही बनाओगे कि आज मैंने लकी गाय बनाया है एक बजट में, Amazon मिनी टीवी के साथ किया है, कल को प्रोबेबली Amazon मिनी टीवी के साथ Amazon प्राइम के साथ भी करेंगे, कल को उसके बाद फिर थिएटर में भी जाएंगे अपनी फिल्म लेके। तो ये सारा प्रोसेस है, तो गियर शिफ्ट करना इसलिए बट क्या जरूरी इसका है। मतलब ये है कि YouTube पर अब आप आगे से आपकी कोई वीडियोस नहीं 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 आएंगी? नहीं, ऐसा कोई कुछ प्लान तो नहीं है? यार YouTube ने सब कुछ दिया है यार, YouTube को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और YouTube पे एक्चुअली इतनी लिबर्टी है अपना कंटेंट बनाने की, या अपने हिसाब से सारी चीजें करने की, तो वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो मैंने आपको बस ये बताया कि मेरे दिमाग में क्या था जिस वजह से मैंने इतना लंबा ये टाइम लिया और गैप लिया। अच्छा, अब तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे YouTube, तो आपने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई, आपने अच्छी खासी रिसर्च की 3-4 महीने की। तो उन दिनों कौन से ऐसे यूट्यूबर्स थे, अगर मैं इंडियन यूट्यूबर्स की, इंडियन यूट्यूब स्पेस की बात करूं, कम्युनिटी की बात करूं, तो वो कौन से यूट्यूबर्स थे जिनका कंटेंट आप जेन्युइनली फॉलो करते थे या आप एडमायर करते थे और आज भी करते हो? तो मेजरली यार था क्या ना कि कोई भी सिंगल क्रिएटर ना वो नहीं बना रहा था जो मुझे बनाना था, विच वाज प्रॉपर स्टोरी लाइन। मैक्सिमम लोग छोटे स्केचेस बना रहे थे, 2 मिनट 1 मिनट, जिसे लोग पहले वाइन कहते थे। वाइन तो और भी छोटा होता था, आई थिंक 6 सेकंड का होता था। तो उसके बाद लोग उसे वाइन कहने लगे, 1 मिनट को 2 मिनट को, या इंस्टाग्राम वीडियोस हो गए, छोटे स्केच वीडियोस। तो वो उस टाइम पे मुझे पहले दिन से क्लियर था कि यार ये तो नहीं बनाना मुझे। मतलब आप ये मानो कि मेरी जो तीसरी वीडियो थी वो 8 मिनट की थी, और 2017 की बात कर रहा हूं मैं। 2017 में जो एवरेज वीडियो कोई बंदा बनाता था बड़ी से बड़ी, वो 2 या 3 मिनट की बनाता था, उससे बड़ी वीडियो कोई नहीं बनाता था। मेरी तीसरी वीडियो 8 मिनट की थी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं किन लोगों को देखता था, तो मैं मैक्सिमम टीवीएफ और एआईबी को देखता था इंडिया में, क्योंकि ये लोग वो कर रहे थे जो मुझे रेजोनेटिंग लगा बहुत ज्यादा। ये लोग वो कर रहे थे जो मुझे लगा कि यार ये अच्छा कर रहे हैं। जब अपने जैसे दिखने वाले लड़कों को हम देखते थे कि यार ये बंदे पॉपुलर हो रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं इनके पास, कोई भी हो, भुवन बाम, हर्ष, आशीष, कोई भी हो, जब हम इनको देखते थे तो बहुत ऑफ कोर्स बहुत इंस्पायरिंग था, क्योंकि हमारे जैसे दिखने वाले लड़के और यार मचा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो वो चीज उस लेवल पे इंस्पायरिंग थी सबके लिए, और वो सबके लिए थी, क्योंकि जो शुरू करता है वो 100% जो बाद में लोग आते हैं उनके लिए इंस्पायरिंग होता ही है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखते हो ना कि अच्छा यार पतला सा दिखने वाला एक लड़का मेरी तरह ही दिखता है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऐसा सा ही रहता है, ऐसा भी, क्योंकि आपने तो शाहरुख खान को देखा ना स्क्रीन पे, या आपने तो सलमान खान को देखा स्क्रीन पे, अपने जैसे लोगों को तो देखा ही नहीं है स्क्रीन पे ज्यादा। यार लोग तो इसको कर रहे हैं प्यार, लोग तो इसका कंटेंट अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब लोग ये सब तो नहीं देखते कि लुक्स क्या है आपके, आपके पास 6 पैक ऐब है कि नहीं है, या आप कौन से घर से आए हो, या आप बहुत रईस हो कि नहीं हो, ये सब तो कोई नहीं देख रहा, सिर्फ कंटेंट देख रहा है। अगर जोक फनी है तो लोग हंस रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये सब लोग जब इनिशियली कर रहे थे तो सब बहुत इंस्पायरिंग थे। अच्छा, एक टाइम था जब शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर रहे जो ओम शांति ओम में सारे के सारे स्टार्स को एक गाने में साथ लेकर आए। जब हमने YouTube की कम्युनिटी को बढ़ते हुए देखा और देखा इतने सारे लोग यूट्यूबर्स बन रहे हैं, लोग लाइक हर एक की प्रॉपर लाइक कट्टर फैन फॉलोइंग हमने देखी है यूट्यूबर्स में, तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो वो देखा, और वहां पर अगर हम भुवन बाम की बात करें तो उनका एक शो आया, देन उसके अंदर वो एक गाने के अंदर लास्ट में सारे यूट्यूबर्स को साथ लेकर आए, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रीट था सारे के सारे फैंस के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए। तो क्या आपका भी शिवम अपने पर्सनल लेवल पर ऐसा कुछ मन है, ऐसा कभी कोई प्लान हो, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो जहां आप चाहते हो कि आप और यूट्यूबर्स के साथ और अच्छे यूट्यूबर्स के साथ कुछ इस तरह से कोलैबोरेट करो? नहीं, मतलब मैं फेसेस के साथ कोलैबोरेट करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ कोलैबोरेट करने में विश्वास रखता हूँ। मतलब मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ जो बंदा खड़ा है वो कौन है, मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है कि जो हम बना रहे हैं वो क्या है। तो मेरे लिए कोई भी हो, सब अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मेरे लिए वैसा वाला सीन है कि अगर कोई बहुत नंबर्स में बड़ा यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी है, पर वो जो हाथ में स्क्रिप्ट लेके खड़ा है उसके अंदर कुछ नहीं है, तो मतलब आई वुड
पोलाइटली रिफ्यूज। ओके, ट्रोलिंग होती है कभी? यार मेरी तो नहीं हुई अभी तक, बाकी से इंटरव्यू के बाद हो जाए तो कुछ नहीं पता। हम तो नहीं चाहेंगे कि हो, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा रूमर है जो अपने बारे में सुना और सुनकर बहुत हैरानी हुई, जो सच बिल्कुल नहीं था? ऐसा कौन सा र्यूमर है जो, हाँ तो अभी थोड़े दिन पहले तक ये वाला र्यूमर बहुत ज़्यादा चल रहा था कि भाई स्वैगर शर्मा ने क्विट कर दिया है यूट्यूब, अब तो वो यूट्यूब पे कुछ नहीं बनाएगा। अब तो जो आपने भी पूछ लिया, तो वो र्यूमर मैंने सुना था और उसके लिए मैंने लिटरली स्टोरी डाली थी। मेरे को लोगों के मेल आने लग गए थे कि भाई हमारी दुकान पे 7,000 रुपये महीना देंगे, आ जाओ जॉब कर लो अगर कोई काम नहीं कर रहे हो तो। ऐसे वाली एक मैंने डाली थी बीच में इंस्टा स्टोरी। एक बंदे का था कि भाई मैं आपको 3 साल पहले से देख रहा हूँ, 3 साल मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, पर आपने शायद यूट्यूब छोड़ दिया है, तो बांग्लादेश में मेरी एक किताब की मतलब बुक स्टॉल है, वहाँ मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है, 7,000 रुपये मैं आपको दूंगा, रहना खाना फ्री, आप देखिए कंसिडर करिए इस ऑफर को। तो वो मैंने डाला था इंस्टा। बट आपने रिप्लाई किया? मैंने इंस्टा स्टोरी डाली थी, ईमेल आया था। हाँ। मैंने इंस्टा स्टोरी डाली थी कि क्योंकि बहुत सारे ईमेल और बहुत सारे मैसेज आते थे ना, मैंने सबके लिए डाल दिया था वो कि भाई ना मैंने अभी छोड़ा है और ना मैं अभी मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। जब जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे लकी गाय जब आएगा, जैसे ट्रेलर फिर आया तो लोगों को समझ भी आया कितना टाइम लगा क्यों। तो वही मैंने बोला, मैंने कहा जब आएगा जो मैं काम कर रहा हूँ तो आपको समझ आएगा कि क्यों इतना टाइम लगा। चलो ठीक है, विद दैट थैंक यू सो मच शिवम फॉर योर टाइम टुडे, एंड बहुत मजा आया बात करके, एंड आई रियली होप कि लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आए। एंड जो सवाल लोगों के थे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ट्रेलर वगैरह पे ऐसी कोई वीडियोस देखकर लोगों के कमेंट्स एक बार जरूर पढ़ती हूँ। आपने ट्रेलर देखा? ऑफ कोर्स देखा, और मुझे बहुत पसंद आया। मैंने आपको इस इंटरव्यू से पहले ही बोला कि मैंने परसों ही देखा था, एंड वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेलर, प्लस इट्स अ फैंटेसी काइंड ऑफ ड्रामा। तो वहाँ मुझे लगता है कि मेरा खुद का पर्सनल इंक्लिनेशन काफी ज्यादा हो जाता है, तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू द लकी गाय नाउ, एंड आई रियली होप दैट इट डज रियली वेल। एंड आप इसी तरह के और भी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहिए। एंड जितने लोगों के सवाल थे कि वो यूट्यूब पर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं, वो गायब हो गए हैं, वो यूट्यूब छोड़ रहे हैं, एंड आई होप आप लोगों को अब इसके सारे के सारे आंसर्स मिल गए हो। कुछ क्वेश्चंस रहते हो तो अगली बार के लिए मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं जरूर पूछूंगी। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।